क्वेश्चन है गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट द इकोनॉमिक सेक्टर विच वन रिप्रेजेंट 3 सेक्टर इकोनॉमी। तो 3 सेक्टर इकोनॉमी कहां से आएगी? 3 सेक्टर इकोनॉमी बनेगी, ठीक है। अगर x माइनस एम भी डाल दिया जाए तो फिर 4 सेक्टर बन जाएगी। तो इसलिए साथ ही हमने पूछ लिया कि ओपन इकोनॉमी इसमें से कौन सी है, तो वो चार्ली बन गई। 4 सेक्टर इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी भी कहा जाता है। अच्छा बच्चों, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल होता है किसके? शाबाश, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, डेल्टा। अच्छा जी, 19 मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किसके बराबर होता है? चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, यानी डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। ठीक होगी बात? अच्छा बच्चों, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव किसके बराबर होता है? डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। ठीक हो गया? अच्छा बच्चों, अज्यूम दैट कंजम्पशन फंक्शन जो है आपका C इक्वल 50 प्लस 0.8y हो और इनकम हो 1000, तो कंजम्पशन कितनी होगी? कैसे पता लगा? जी, यहां 50.8 और यहां पे पुट कर दिया हमने क्या? 1000। ठीक है, तो कितना आ गया इधर? 50 प्लस 800, तो ये बन गया 850। ठीक है ना? अच्छा, चैनल पे बाद ऐसे बच्चे होते हैं जो हमारी क्लास के नहीं होते, बाहर से होते हैं, तो उनको जरा तफसील ज्यादा चाहिए होगी। इन एक्सप्लेनिंग द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, केन्स एम्फसाइज ऑन, केन्स किस पे एम्फसाइज करेगा बच्चों? अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअली वजह बनती है जब डेफिशिएंसी ऑफ, यानी आप ये कह सकते हैं कि जैसे ये हमारा जो है ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है, ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई है। तो इक्विलिब्रियम पीछे हो गया, ये देखिए, जब ये पीछे हो गया तो एक्चुअली डिमांड डेफिशिएंसी हो गई। तो जब ये प्रोडक्शन इतनी कम है, रियल आउटपुट इतनी कम है, तो वर्कर भी तो इतने फारिग हो जाएंगे ना बच्चों। अगर इन वर्कर्स को जॉब दिलानी है तो हमें डिमांड में इजाफा करके इसे यहां लाना होगा, ऊपर लेके जाना होगा। और अगर डिमांड कम रही, अगर यहां पे आ जाती है मजीद, तो ये मजीद लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। उतने लोग, जितनी आउटपुट कम होगी उतने लोग बेरोजगार भी होंगे। लिहाजा ये डिमांड डेफिशिएंसी की वजह से होगा। क्लियर बच्चों? तो कौन सी ऑप्शन लेनी पड़ेगी? डी। अच्छा जी, 23 इन द सिंपल केनेजियन मॉडल कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ लेवल ऑफ इनकम। बिल्कुल सही है, कंजम्पशन बेस करती है किस पे? फंक्शन ऑफ इनकम है। जितनी आमदनी चेंज होगी उतनी ही कंजम्पशन चेंज होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसिस्टेंट विद सेज लॉस? से के लॉ के साथ कौन सी स्टेटमेंट कंसिस्टेंट है? इकोनॉमी, सॉरी, इनकंसिस्टेंट है, मैच नहीं कर रही, मुख्तलिफ है। द इकोनॉमीज लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट सॉल्वली डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इनकम। के इकोनॉमी की इन्वेस्टमेंट जो है वो फंक्शन है किसका? इनकम का। ठीक है, लेकिन अगर ए को देखें कि इकोनॉमी हैज फ्लेक्सिबल वेजेस एंड प्राइसेस, तो ये उसका कहना है कि आप वेजेस एंड प्राइसेस में इंटरफेयर ना करें। अगर आप इनको फ्लेक्सिबल रखें, इंटरफेयर ना करें, तो डिमांड एंड सप्लाई इसको खुद ही इक्वेट करके वहां ले जाएंगे जहां इसका इक्विलिब्रियम है। तो बेरोजगारी का सवाल भी नहीं पैदा होता और चीजों के ना बिकने का भी सवाल पैदा नहीं होता। ज्यादा होंगी तो सस्ती हो जाएंगी, कम होंगी तो महंगी हो जाएंगी, खुद बहुत मसला हल हो जाएगा। लिहाजा वो कहता है इंटरफेयर ना करो, बल्कि इनको क्या कर दो? लचकदार बना दो। ये कम भी हो सके और ये ज्यादा भी हो सके, ये कम भी हो सके और ये ज्यादा भी हो सके। कुछ नहीं हुआ, कोई मसला नहीं है। इसने कहा कि जी ये फ्लेक्सिबल होने चाहिए। अगर ये फ्लेक्सिबल रहेंगे तो ना तो कभी अनसोल्ड चीजें रहेंगी और ना ही कभी। अच्छा, दूसरी बात बच्चों, द इकोनॉमी विल प्रोड्यूस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ
आउटपुट, यानी इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट में रहती है। क्या ये क्लासिकल्स कहते हैं कि नहीं कहते? वो कहते हैं बेरोजगारी हो ही नहीं सकती, अगर ज्यादा मजदूर होंगे वेज कम कर दो, सस्ते पे काम कर लेंगे, लेकिन बेरोजगार नहीं होंगे। दूसरा वो कहते हैं कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में हुकूमत को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। हुकूमत मुदाखलत ना करे तो उसके लफ्ज क्या होते हैं? हुकूमत मुदाखलत ना करे। अच्छा, हुकूमत मुदाखलत ना करे का मतलब पता क्या है? ना तो प्राइस कंट्रोल हो, ना प्राइस सपोर्ट हो। तो इसको आप क्या कहेंगे? हुकूमत आमतौर पर 3 जगह से सपोर्ट करती है, याद है? मैक्सिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस और मिनिमम वेज रेट, ये सारी बातें हो चुकी हैं। तो हुकूमत ये ना करे, अगर ये करेगी तो क्या होगा? वेजेस ज्यादा होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, ठीक है ना? अगर उसके ऊपर इक्विलिब्रियम जाएगा तो क्या होगा? यहां जाएगा इक्विलिब्रियम तो क्या होगा? सरप्लस लेबर हो जाएगी, सरप्लस चीजें हो जाएंगी, अनसोल्ड रह जाएंगी। लिहाजा हुकूमत मुदाखलत ना करे, फ्लेक्सिबल रहने दे वेजेस को, तो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगी। और अगर हुकूमत मुदाखलत नहीं करती तो उसको क्या कहेंगे? ऐसे निजाम को कहेंगे लेजिस फेयर सिस्टम। क्या कहेंगे? फिर बोलिए, क्या कहेंगे? लेजिस फेयर इकोनॉमी। लेजिस फेयर इकोनॉमी इन विच गवर्नमेंट इज नॉट इन्वॉल्व्ड, ऑल ऑफ द थिंग्स डन बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। बिल्कुल सही। अच्छा बच्चों, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। जो चीज दुनिया में बनी है वो बिक जाएगी। ये कौन कहते हैं? क्लासिकल्स। मनी इज जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी कुछ भी नहीं है सिवाय कि वो चीजों के तबादले का जरिया है। ये सारी बातें कौन कहते हैं? क्लासिकल्स। तो आपको ये बात समझ आ रही होगी कि सर ने सारी इकट्ठी क्यों लिखनी है? इसलिए लिख दी कि आपके जहन से गुजर जाए। एमसीक्यू बनाना सिर्फ मेरा कंसर्न नहीं था, मेरा कंसर्न ये था कि क्लासिकल के सारे ख्यालात जिन जिन लफ्जों में आए हैं वो सारे आपकी नजर से गुजर जाए, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब ये आए तो आप फौरन पहचान लें कि क्लासिकल्स का थॉट है। अच्छा बच्चों, अब आ गई बात क्या? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज, शाबाश, क्या होती है जी? शाबाश। ए है इंक्रीज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, ये भी वही बात हो गई। और दूसरा क्या बच्चों? ठीक है जी, क्या ये 0 से लेके 1 तक हो सकता है? ऐसे ही है ना, 0 से लेके 1 तक हो सकता है। तो आप इसको सही कर लो ना, ए ऐसे कर लो, आप ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने सिर्फ ए लगाई है तो करेक्ट है यार, कोई मसला नहीं। जिसने ए लगा दी वो तो बिल्कुल ही ठीक कर गया, ठीक है। अच्छा, फिर तो बिल्कुल ठीक कर गया। लेकिन अगर किसी ने ऐसे ठीक करके यूं कर दिया तो उसने उससे भी अच्छा कर दिया, उसने सवाल भी ठीक कर लिया। अच्छा बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट कॉज शिफ्ट इन द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई? इसमें से किसकी वजह से? जी शाबाश। अगर लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो भाई फिर उससे तो ये राइट बढ़ जाएगी, क्यों? प्रोडक्शन बढ़ गई है। अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाओगे तो ये लेफ्ट बढ़ जाएगी, क्यों? कॉस्ट बढ़ गई। और अगर डायरेक्ट टैक्सेस लगाओगे तो इसका इंपैक्ट जो है एग्रीगेट डिमांड पे पड़ेगा, एग्रीगेट सप्लाई पे नहीं पड़ेगा। लिहाजा आंसर क्या रखें हम? सी रख देते हैं। सब्सिडीज दोगे तो किधर जाएंगे? राइट बढ़ जाएगा, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 27, चेंजेस इन इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन विल कॉज। जी बच्चों, इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन से क्या होगा अगर आपको लगे कि आगे इन्फ्लेशन आने वाला है? जी शाबाश बच्चों। तो अगर डिमांड होती तो राइट बढ़ जाती, लेकिन सप्लाई जो है वो किधर आएगी? वो लेफ्ट वर्ड आना शुरू हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि आपको लगेगा यार ये तो प्राइसेस चेंज हो रही, जब तक चीजें एडजस्ट नहीं होती हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। इसकी लॉजिक कुछ यूं समझ लो कि जैसे फर्ज करो मैं एक प्लाट लेके मकान बना रहा हूं, फर्ज कर ये प्लाट मैंने लिया है 50 लाख का। अब मैं इस हिसाब से इसको बेच दूं तो अगली दफा जब मैं इस जाहिर आगे मुझे ही कारोबार करना है, फिर मैं प्लाट लेने जाता हूं, वो मुझे मिला 75 लाख का, तो मैंने जो कमाया उसी में रह जाएगा। लिहाजा जब ऐसी एक्सपेक्टेशन होंगी तो वक्ती तौर पे प्रोजेक्ट्स रोक दिए जाएंगे कि यार सूरत हाल कुछ क्लियर नहीं है। दिस इज व्हाट माय कॉन्सेप्ट इज,
आई होप कि आपको भी समझ आई होगी। क्वेश्चन 27, Keynesians still believe that when economy reaches its productive potential, वर्टिकल हो जाती है, यानी उसकी जो है ना कर्व वो इस तरह की थी, ये वाली, कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट आता है यहाँ पे तो उस वक्त जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो वर्टिकल हो जाती है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आ गया बच्चों सवाल 29 में कहता है इफ कंजम्पशन फंक्शन इज C is equal to 10 plus 0.8 y, the saving function is, क्या होगा? शाबाश, चार्ली होगा। क्यों? बाकी क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि देखिए यहां पे जो मिसिंग है ना वो ये बात है कि देखिए C जो होता है ये होता है y is equal to C plus S, फर्ज कर लीजिए। तो अगर S बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? y माइनस C, यानी इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर दो। तो आप जब इसमें से इसे माइनस करेंगे 0.8 y आ जाएगा यहाँ पे, तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -10 तो ऐसे ही आ जाएगा ना, और ये y प्लस का और वो y बन जाएगा 0.8 माइनस का, तो ये बन जाएगा -10 माइनस 0.2 y, ये बन जाएगा। क्लियर बच्चों? प्लस बन जाएगा। क्यों बना? ये मैंने इसलिए लिखा था, जरा देखता हूँ इनको समझ कितनी को है। ये वाला 1 है और वो वाला 0.8 है, तो लिहाजा प्लस की वैल्यू बढ़ी है तो जाहिर है प्लस आएगा। मैं जरा चेक तो कर लेंगे, अभी बैठे होंगे सोए जा रहे हैं। अच्छा, आगे बच्चों क्या आ गया? अकॉर्डिंग टू केन्स द इंक्रीज इन इनकम विल लीड टू इंक्रीज इन कंजम्पशन, के जब भी इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन में इजाफा होगा, लेकिन उसके साथ साथ ये भी विल करना है, ये भी सेविंग भी बढ़ेगी। याद है इसकी प्रपोजिशन थी कि कंजम्पशन बढ़ेगी एंड और सेविंग बढ़ेगी। अगर दोनों ना बढ़े तो घर में लड़ाई होगी, आपको याद है ना, हमने कहा था। फिर वो बीवी पूछेगी कि तुम पैसे किसको दे आए हो, बाकी के नहीं। जाहिर है यहाँ तो कंजम्पशन बढ़नी चाहिए, यहाँ सेविंग बढ़नी चाहिए। अच्छा बच्चों, चले हमें इससे क्या लगे, उनका मामला। अच्छा, एज इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस इट्स यूजुअली डिक्रीज द अमाउंट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम बाय इंक्रीज इन मॉर्टगेज रीपेमेंट एंड दस द कंजम्पशन रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो लिहाजा लोग सेविंग ज्यादा करेंगे और कंजम्पशन कम करेंगे। अच्छा बच्चों, 32, A household's net wealth is the value of all assets owned by a household less any liability, यहाँ उसका कर्जा। A decrease in the net wealth would make the dash and dash। अगर net wealth में अगर कमी आ गई तो क्या होगा? कंज्यूमर खर्चा कम करेगा, वो कहेगा पहले मैं अपना वो पूरा कर लूं जो मेरा वेल्थ में कमी आई है, और वो मोर इंक्लाइन हो जाएगा टुवर्ड्स, किसके तरफ इंक्लाइन हो जाएगा? कंज्यूमर इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स सेविंग। तो सेविंग का कौन सा था? ई ऑप्शन। तो वो ज्यादा इंक्लाइन हो जाएगा किस तरफ? सेविंग की तरफ। ठीक है जी। अच्छा जी, अब बच्चों इसका मतलब ये है कि मुझे ऑप्शन ए और ई लेना चाहिए ना, सही कह रहा हूं? अच्छा जी, तो अब मेरा ख्याल है ये 13 मिनट